Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to do the miscellaneous exercise of unit number 3. जिसे कि आपको बताया कि हम अपने लेक्चर्स में चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें क्या करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसको हम रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, वो हमने चैप्टर नंबर 3 की स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप अगर देखो तो आपको जितने भी रिव्यू में क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपके फुल चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए रिव्यू की जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर ली है और मैं सॉल्व से आपको क्या करूँगी, समझाऊंगी कि आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको पता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है, आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर मेंशन है, इफ आर इज इक्वल्स टू ए एफ एच एस एंड एस इज इक्वल्स टू बी ई जे एन, दो सेट्स आपको दिए हुए हैं, देन you have to find the number of binary relation in R cross F, R cross S। आपको number of binary relation का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि आपने पढ़ा है। Write any 3 binary relations from R cross S, आपने 3 relations भी find out कर लेने हैं binary relation से। and write a binary relation whose domain is equal to set R। जब आप R क्रॉस S फाइंड आउट कर लोगे उससे आपने एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें सेट R के इक्वल उसका डोमेन हो। फिर आपने एक बाइनरी रिलेशन बनाना है जिसमें रेंज इक्वल हो सेट S के। एंड द लास्ट वन इज के एक और बाइनरी रिलेशन बनाना है जिसमें डोमेन आपकी R के इक्वल हो और रेंज आपकी S के इक्वल हो। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम अपनी रिव्यू 3 में यूज़ करेंगे वो सब आप अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज जो यूनिट 3 की हैं उनमें समझ भी चुके हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आपने पूछ लेनी है या फिर आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को एक दफ़ा सुन लेना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मुझे सामने दिख रहा है कि मेरी एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप अपने पास यहाँ पर देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में R एंड S गिवन है। ठीक है, R में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। S में कितने हैं, 1 2 3 4। उन्होंने सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको यही कहा था कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन R क्रॉस S। आपके पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R क्रॉस S। तो सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R क्रॉस S पता होना चाहिए, वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R आर 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इज 16। इट मीन्स कि 2 की पावर 16 इज द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व हो जाता है। देन उसने कहा यू हैव टू फाइंड द 3 बाइनरी रिलेशंस। 3 बाइनरी रिलेशंस आपने बनाने हैं फ्रॉम R क्रॉस S। ठीक है, R क्रॉस S से। तो बाइनरी रिलेशंस बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, यू हैव टू फाइंड आउट R क्रॉस S। तो आपने यहाँ पर क्या किया, R क्रॉस S फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस R क्रॉस S में से आपने कोई से भी 3 बाइनरी रिलेशंस उठा लेने। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये लगा कि मैं एक पेयर उठा लेती हूँ 2 का, एक पेयर उठा लेती हूँ 4 का, एक पेयर उठा लेती हूँ 3 का। आप कोई से भी रिलेशंस लिख सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप ए बी ए ई ए जे ए एन लिख दो, चाहे आप ए बी ए ई लिख दो, ए बी एच ई लिख दो, ए बी एच जे लिख दो, मतलब आप पे है कि आप क्या रिलेशंस बना रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 रिलेशंस बना लिए। जैसे मैंने फर्स्ट रिलेशन बनाया ए बी एंड ए ई, ये 2 आपके पास फर्स्ट 2। फिर मैंने सिर्फ एस वाले बनाए, जैसे एस बी एस ई एस जे एंड एस एन। ठीक है, फिर मैंने एफ वाले सिर्फ 3 बनाए, जैसे एफ बी एफ ई एंड एफ जे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी मर्जी से कोई भी 3 रिलेशंस बना सकते हो। ठीक है, अब थर्ड में उसने क्या किया है, आपको कहा है रिलेशन फाइंड आउट करें हुज डोमेन इज इक्वल टू R। डोमेन आपको पता है द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो इसका मतलब R की इक्वल होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए R क्या है। R क्या है आपका, AFHS। इसका मतलब मेरी जो डोमेन है, मैं जो अपने पास रिलेशन बनाऊं उसमें पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, A। दूसरा जो आपके पास एलिमेंट बने उसमें पहला वाला ऑर्डर पेयर में क्या होना चाहिए, F, फिर H और S। ठीक है, फर्स्ट आपके पास जो आपका एलिमेंट आ रहा हो ऑर्डर पेयर का वो क्या होना चाहिए, AFHS। तो आप कोई सा भी उठा सकते हो, जैसे मैंने लिया AB। ठीक है, F का ले लिया मैंने एफ बी आ गया आपका। ठीक है, फिर H चाहिए था, H का मैंने ले लिया HB। ठीक है, फिर मैंने S का चाहिए था, मैंने ले लिया SB।
AFHB, ये A भी डोमेन है, ये F भी डोमेन है, H भी डोमेन है और S भी डोमेन है। नेक्स्ट एलिमेंट रेंज मैटर नहीं करती, कुछ भी आ रही हो। मैं ABFE भी ले सकती थी, मैं ABFH J भी ले सकती थी, ABFN भी ले सकती थी, AJ भी ले सकती थी, SN भी ले सकती थी। ठीक है, मुझे सिर्फ अपनी डोमेन पे ध्यान देना है कि मेरी जो डोमेन है ना वो AFHS आनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने अपनी कंप्लीट ले आई हूँ। A भी आ गया, F भी आ गया, H भी आ गया, S भी आ गया, तो ये मेरा रिलेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास फोर्थ पार्ट में है R, रिलेशन हुज रेंज इज इक्वल टू S। मैंने खुद इसको R1, R2, R3 का नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, रिलेशन को सिंपल R भी कह सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक सेट R दिया हुआ था, इसलिए मैंने उसको R नहीं कहा, R1 से या R2 से रिप्रेजेंट करा दिया, जिसमें मेरी रेंज जो है वो S के इक्वल हो। अब S क्या है? S है BEJN। रेंज का मतलब है सेकेंड एलिमेंट आपका ये वाला। ठीक है, तो किसका सेकंड एलिमेंट B है? पहले तो मैं B देख लेती हूँ, मैंने पहला ही एलिमेंट उठा लिया AB। अब मुझे क्या चाहिए? AE, AJ, AN। मैंने यही उठा ली, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ही अपने R क्रॉस S के ले लिए, जो कि क्या थे? अगर मैं देखूँ तो मेरी रेंज कंप्लीट हो रही है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू R, डोमेन किसके इक्वल हो? AFHS के, AFHS के, और रेंज किसके इक्वल हो? S के, BEJN के। ठीक है, तो मैंने वही एलिमेंट उठाए, A का रिलेशन B के साथ, F का रिलेशन E के साथ, H का रिलेशन J के साथ, S का रिलेशन N के साथ। ये भी तो एक मेरे पास रिलेशन बनेगा ना। ये सारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं ना आपके R क्रॉस S N में, R क्रॉस S में, तो मैंने वहां से ये रिलेशन अपने पास लिख लिया। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मेंशन है शेड A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A माइनस B इंटरसेक्शन C एंड B माइनस A यूनियन C इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। अगेन आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ की हुई है, बट यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन, और विदाउट यूनिवर्सल सेट आपकी वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं होती है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है आपकी बुक में, जिसको आपने यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ कर लेना है। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता चुकी हूँ कि आपने सेट का नेम इनसाइड द सेट नहीं लिखना, ये कहाँ लिखना है? आपने आउटसाइड लिखना है। ठीक है, तो जब मैंने अपनी वेन डायग्राम यहाँ ड्रॉ की है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपने जब वेन डायग्राम को ड्रॉ किया तो यूनिवर्सल ये है, ए आपके पास सेट मैंने आउटसाइड लिखा है, बी भी आउटसाइड लिखा है, सी भी आउटसाइड लिखा है, और जो एलिमेंट्स इनसाइड आ रहे थे मैंने सिर्फ वो लिखे हैं। ठीक हो गया, आपके पास 4 थिंग्स आपने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 2 वेन डायग्राम्स मेरे पास यहाँ पर हैं, जिसमें मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन पोर्शन कौन सा है आपका? सिर्फ ई वाला आ रहा है, तो मैंने उसको क्या कर दिया है? शेड कर दिया है। मैंने यहाँ भी बता दिया कि मेरा बी इंटरसेक्शन सी ब्राउन कलर से है। ठीक है, इस बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ, तो मुझे ये तो पता है कि जो यूनियन होता है उसमें ऑल टुगेदर करके लिख देते हैं हम सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये वाला सेट भी आ जाएगा आपका, इट मीन्स ब्लू भी आ रहा है और साथ में आपका ब्राउन भी आ रहा है। ठीक हो गया, तो आपका आंसर क्या बन गया है? बी, डी, ए, सी एंड ई। अब आपके पास सेकंड आपने ये फाइंड आउट करना था थ्रू वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का क्या मतलब है? बी यूनियन सी का मतलब है बी बी और सी बी। ये आपके पास बी आ गया और यहाँ पर सी, आपने बी यूनियन सी में क्या कर दिया? शेड कर दिया कंप्लीटली। ठीक हो गया, अब आपने इसकी इंटरसेक्शन लेनी है किसके साथ? ए के साथ। अब मेरे पास मुझे पता है बी यूनियन सी क्या आ रहा है? सिर्फ पर्पल कलर आ रहा है। ठीक है, अब ए की इंटरसेक्शन मींस ए का इंटरसेक्शन कौन सा वाला पोर्शन आ रहा है? सिर्फ ये कॉमन पोर्शन आ रहा है ए के साथ। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा कि पर्पल कलर है और उस पर्पल कलर में ब्लू कलर की वर्टिकल लाइंस हैं। तो आंसर क्या आ गया है? ए सी। ठीक हो गया, इसी तरह आपके पास थर्ड जो चीज आपने फाइंड आउट करनी थी वो थी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट देखनी है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में क्या कॉमन है? तो क्या कॉमन है बी और सी में? सिर्फ एक ये जो इनर पोर्शन है दैट इज
जिसमें ई आ रहा है, तो मैंने यहाँ बी इंटरसेक्शन सी कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, ए में से इस पोर्शन को माइनस कर देना है। ठीक है, जब मैं ए में से बी माइनस सी को क्या कर दूंगी, कट कर दूंगी। ए पोर्शन ये है मेरा कंप्लीट, ये मेरा ए पोर्शन है। ठीक हो गया, इस ए पोर्शन में से मैंने क्या माइनस करना है, ई को माइनस करना है। तो जब मेरा ई माइनस हो गया, पीछे कौन सा पार्ट रह जाता है आपका, सिर्फ ए का, सिर्फ ग्रीन शेड आपका रह जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे बी डी ए सी इज द आंसर। इसी तरह आपका जो इसका लास्ट पार्ट है, इन विच यू हैव टू फाइंड आउट बी माइनस ए यूनियन सी। सबसे पहले आप ए यूनियन सी करो। ए यूनियन सी का क्या मतलब है, ए भी आपके पास आ जाएगा और सी भी। ए यूनियन सी का यही मतलब है, ये आपका कंप्लीट सी है। तो आपने यहां पर बता दिया दिस इज ए यूनियन सी। ठीक हो गया, ए यूनियन सी ये आ गया। अब मुझे बी में से इस ए यूनियन सी को क्या कर देना है, कट कर देना है। आप मुझे बताओ, जब मैं ये इस कंप्लीट बी में से इन सब को माइनस कर दूंगी तो सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास, एफ एंड एच। ठीक हो गया, इसका मतलब ओनली ग्रीन पोर्शन। मुझे ये पता चल गया मेरा जो ए यूनियन सी है दैट इज विद द ब्राउन पोर्शन, और जो मेरा बी में से ए यूनियन सी को माइनस करके आ रहा है दैट इज ओनली द ग्रीन पोर्शन विच इज एफ एंड एच। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू द वेन डायग्राम। अब आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है। यूनियन की भी होती है, इंटरसेक्शन की भी होती है। वो कह रहे हैं आप जरा इसको वेरीफाई करके दें थ्रू वेन डायग्राम फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपको सेट बिल्डर की फॉर्म में दिए हुए, इनको हमने सबसे पहले क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद हम अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। x आपको क्या गिवन है, 2x सच दैट x 2 मल्टीपल्स है, मतलब 2 का मल्टीपल आपने लेना है। और x आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 20 होना चाहिए। लेस देन 20 का मतलब है कि आपकी x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 20 होगी, लेकिन कौन सी होगी, 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो 2 के मल्टीपल्स 20 से लेस कौन कौन से होते हैं, 2, 4, और नेचुरल नंबर है तो किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 भी आएगा दैट इज लेस देन 20, 8 भी आएगा लेस देन 20, 10 12 14 16 18। अब जब 2 10 जार 20 आता है, 20 आ रहा है तो 20 तो आना नहीं चाहिए, लेस देन 20 चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पास जो एक्स में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास सेट y दिया हुआ है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3। नेचुरल फिर अगेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और किसके मल्टीपल्स लेने हैं, 3 के। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। तो ये मैंने 3 के 6 मल्टीपल्स ले लिए हैं। ठीक हो गया, मल्टीपल्स और फैक्टर्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर में आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास z दिया हुआ है 6x। अब 6 मल्टीपल 6 टाइम्स ऑफ x हो गए। ठीक है, और लेस देन 20 होना चाहिए। और कौन से नंबर्स हैं, होल नंबर। होल नंबर आपको बताया है कि आपके पास किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद द 0। इट मीन्स 6 zeros आर 0, 6 ones आर 6, 6 twos आर 12, 6 threes आर 18 तक आ गए। अब 6 4s आर 24, तो 24 तो 20 से ग्रेटर हो जाता है, मुझे वैल्यू 20 से लेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब मेरे पास 3 सेट्स टेबुलर फॉर्म में आ चुके हैं। जब हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, एसोसिएटिव लॉ हमने बताना है विद यूनियन एंड विद इंटरसेक्शन, तो जब हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करनी होती है तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का। एक्स और वाई को देखूं तो 6 12 एंड 18 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इट मीन्स ओवरलैपिंग सेट है, कुछ कॉमन है। y और z को देखूं तो 6 12 18 ये भी आ रहा है इसमें, अगेन इट्स एन ओवरलैपिंग। 6 12 18 देखूं तो वो x में भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो तीनों सेट हैं ये आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपने पास यूनियन के अकॉर्डिंग भी और इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग भी अपनी वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली, अब आप सेटिस्फाई कराना चाह रहे हो।
सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये यूनियन की है, इज इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। पहले आपने एक्स यूनियन वाई देखना है। एक्स यूनियन वाई में क्या आ जाएगा, एक्स यूनियन वाई में आपके पास ये दो ग्रीन पोर्शन आ जाएंगे, मैंने यहाँ पर ग्रीन से शेड कर दिया, ठीक है। फिर आपके पास है यूनियन विद जी, यूनियन में आपके पास जी भी आ जाएगा, तो आपने ब्राउन से शेड किया, आपका आंसर आ गया 0 2 3 4 6 8 9, ये कंप्लीट आपका आ जाता है यूनियन में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी है। सबसे पहले वाई यूनियन जी देखूंगी, जिसको मैंने ब्राउन से शो कर दिया कि वाई भी है और जी भी है, और साथ में जब मैं एक्स को देखूंगी तो एक्स में ग्रीन शेड कर दिया मैंने, यहाँ पर शेड भी रिप्रेजेंट करा दिए हैं और अपने सेट को भी लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये तो मैंने यूनियन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कराया, अब मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कराना है। इंटरसेक्शन से एक्स इंटरसेक्शन वाई देखूंगी, इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन क्या है, 6 12 एंड 18, तो यहाँ पर मैं 6 12 18 को ब्राउन से शेड कर दूंगी। जब मैंने जी के साथ उसकी इंटरसेक्शन देखी तो वो भी क्या आ रही थी, 6 12 एंड 18, वो चीज़ कर दिया आपने, यहाँ पर लिख दिया आंसर के 6 12 एंड 18 आ रहा है। अब आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड पे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी देखना है। वाई इंटरसेक्शन जी क्या आ रहा है आपका, 6 12 18 आ रहा है, ग्रीन कलर से आपने शो कर दिया, ठीक है। अब आपके पास एक्स का इसके साथ इंटरसेक्शन क्या है, एक्स के साथ असल में इन तीनों का कॉमन पोर्शन क्या है, 6 12 एंड 18, तो तीनों में इंटरसेक्शन क्या आ रही है, 6 12 एंड 18, तो क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर दिया है, वेरीफाइड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो आपको दिया है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। 6 में दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मींस आपने अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कराना है और आपके पास ए बी सी एंड पी क्यू आर गिवन है। मेन चीज़ ये होती है कि आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करनी आ जाए और उन तीनों सेट्स का आपस में रिलेशन पता चल जाए, उसके बाद आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो या एसोसिएटिव हो आप उसको प्रूफ कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपके पास क्या था, ए सेट गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। सबसे पहला मेरा काम ये है कि मुझे ए बी, ए सी और बी सी का रिलेशन देखना है। अगर मैं ए और बी को देखूं तो देयर इज नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स दैट इज अ डिसजॉइंट सेट, ठीक है। फिर मैं बी सी को देखूं तो मुझे पता है -1 -2 और -3 ये सब सी में आ रहा है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी जो है वो कंप्लीटली आपके पास सी में आ रहा है, बी इज द सबसेट ऑफ सी। इसी तरह ए और सी को देखूं तो ए भी कंप्लीटली किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि सी जो है वो आपका एक लार्जर सेट है जिसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये डिसजॉइंट है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी देखा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में अगर आप देखो तो कंप्लीटली बी आ जाता है। बी और सी में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, क्योंकि बी आपका छोटा सेट है, तो मैंने ब्लू कलर से उसको शेड कर दिया, ठीक है। इसकी जब यूनियन मैंने ए के साथ देखी तो ऑब्वियसली यूनियन में ए भी आ जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी भी आ जाएगा, तो वो आपके पास क्या आ गया, +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड पे आए, पहले मैंने ए यूनियन बी देखी, ए यूनियन बी में क्या आ गया, ए बी और बी भी, जिसको मैंने ग्रीन शेड से रिप्रेजेंट करा दिया, ठीक है। अब मुझे ए यूनियन सी को देखना है, इसका मतलब सी भी आएगा, सी कंप्लीट है आपका और ए भी आएगा, तो मैंने इसको ये आपके पास वर्टिकल ब्राउन लाइन से रिप्रेजेंट करा दिया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है ए यूनियन सी, ब्राउन लाइंस भी आ रही हैं सिर्फ और ग्रीन में जो ब्राउन लाइंस हैं वो भी आ रही हैं। इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या आ रहा है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के, तो वो क्या आ रहा है, ग्रीन शेड विद ब्राउन लाइंस, ये ए और बी का पोर्शन, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, +-1 +-2 +-3। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो हम कहेंगे ये भी हमारे पास क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, 6 में आपको पी क्यू एंड आर गिवन है। सबसे पहले आपने रिलेशन देख लेना है, पी क्यू का क्या रिलेशन है, ये P है और ये Q है, क्या इनमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल CDE, ये भी क्या है CDE। इसका मतलब Q एंड P में कॉमन है तो ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा, Q एंड R में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट, P एंड R में भी कुछ कॉमन नहीं है तो वो भी डिसजॉइंट हो गए। तो मुझे ये पता चल गया कि सिर्फ अगर कॉमन है तो पी क्यू में कॉमन है, तो मैंने ये पी क्यू की फिगर बना दी है जो ओवरलैपिंग बनी है और आर आपके पास डिसजॉइंट बन गया,
ठीक है, अब आपने इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना था वो था इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इंटरसेक्शन पहले आ गई, यूनियन बाद में आ गई। क्यू यूनियन आर किया तो क्यू और आर को मैंने ब्राउन कलर से शेड कर दिया। ठीक है, पी को इंटरसेक्शन लिया तो पी में सिर्फ ये कॉमन पोर्शन आ रहा था जो कि मैंने लिख दिया है कि सी डी ई है। ठीक है, दूसरी साइड पे पी इंटरसेक्शन क्यू है, पी और क्यू में क्या कॉमन है, ब्लू वाली फिगर आपके पास सी डी ई। पी इंटरसेक्शन आर, पी और आर में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं था, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर आपके पास है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, इन दोनों में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली जब एक एम्प्टी सेट है तो सिर्फ यही वाली चीज कॉमन आएगी और तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। तो ये क्या आ जाएगा, सी डी ई। यूनियन फाइंड करना है, यूनियन में इन दोनों में क्या चीज आएगी, यूनियन में तो हम सब लिख देते हैं, तो सी डी ई आ जाएगा आपके पास। क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, बिल्कुल आ गई है, तो हम कहेंगे ये भी क्या हो गया है, हमारा वेरीफाइड हो गया है। बेसिकली आपके पास जब वेन डायग्राम की आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपस में रिलेशन क्या है उन दोनों सेट्स का या उन तीनों सेट्स का। जब आपको वो पता चल जाता है फिर आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो और देन आप उसको क्या करते हो कि प्रूफ कर लेते हो कि अच्छा इसमें हमने ये फाइंड आउट करना था या ये चीज़ वेरीफाइड करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सबसेट्स ए एंड बी इन द यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है जिसमें ए और बी सेट्स आपके पास आ रहे हैं, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है आपको, आपने एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने बहुत अच्छे से अपनी लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 में आप देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 48, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन है। जब कुछ कॉमन है तो इट मीन्स के ओवरलैपिंग सेट्स ही बन रहे हैं हमारे। ठीक है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट मीन्स कंप्लीटली सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपके पास उसने कहा है कि आप जरा वेन डायग्राम ड्रॉ करें। इंटरसेक्शन गिवन था तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ की, ओवरलैपिंग सेट ड्रॉ किया, ओवरलैपिंग सेट ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन वाली चीज़ लिखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 20, मैंने 20 लिख दिया। अब ये जो कॉमन पोर्शन है ये तो माइनस हो जाएगा आपका, किससे, सेट ए से भी और सेट बी से भी। सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 60, 60 में से 20 को माइनस कर दिया तो कितने रह गए, 40। बी में कितने थे, 48, 48 में से भी 20 माइनस कर दिया तो कितने आ गए, 28। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपका ए बी सी बन गया है। अब टोटल कितने थे आपके, 90 थे आपके टोटल। जब आपके 90 थे टोटल तो 90 में से आपने ये बाकी क्या किए, माइनस कर दिए, तो पीछे आपके पास बाकी कितने रह गए, 2, क्योंकि आपके पास 90 माइनस 40 प्लस 20 प्लस 28 करेंगे तो 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं आपके जो कि ना ही ए में आ रहे हैं और ना ही बी में आ रहे हैं और ना ही इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड अगर आप देखो तो आपके पास गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 34, इन बी इज 52, यूनियन गिवन है 60 और यूनिवर्सल गिवन है 85। अब आप कहोगे यहाँ तो हमें इंटरसेक्शन गिवन ही नहीं है तो ओवरलैपिंग क्यों है, ओवरलैपिंग इसलिए हमें यहाँ से पता चलेगा कि अगर मैं 34 प्लस 52 करूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 34 प्लस 52 का मेरे पास आंसर आ रहा है 86। हालांकि टोटल कितने गिवन है, 85। इसका मतलब ये तो बात रॉन्ग है, टोटल तो मुझे 85 गिवन है और इन दोनों को ऐड करके 86 बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कॉमन है तभी तो आपके पास ये नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जो आपके पास नंबर कॉमन है वो कितने कॉमन है, मैं जो यूनियन आ रहा है आपके पास टोटल, उसमें से मैं टोटल में से माइनस कर दूंगी। ऐसे ही करते हैं ना, ये क्वेश्चन हमने कम्प्लीटली आपकी जो एक्सरसाइज थी 3.3 उसमें आपने इस तरह का सेम क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। ठीक है, मिडिल जो आपके पास कॉमन पोर्शन है वो कैसे निकाला, मैंने मेरे पास जो टोटल आ रहे थे ऐड करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, 86 माइनस 60 किया, जो आपके पास ए यूनियन बी था तो 26 कॉमन पोर्शन आ गया। इसके अलावा मैंने आपको एक और मेथड बताया था जो कि फॉर्मूला मेथड था, आप ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट कर सकते हो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी करके, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 26 ही आएगा। ठीक है, जब ये 26 आ गया इसका मतलब ये 26 तो ए में नहीं आ रहे, तो ए के कितने थे 34, तो मैंने 34 में से 26 माइनस किया तो यहाँ कितने आ गए 8। इसी तरह मैंने यहाँ पर 52 में से 26 माइनस किया तो यहाँ कितने आ गए 26। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हो जाता है 26, 26 एंड 8।
आप क्या करते हो कि आप इन तीनों को ऐड करके देखो आपके पास क्या आ रहा है। 26 + 8, ये आपके पास आ रहा है 60। क्या A यूनियन B 60 आ रहा है आपके पास? बिल्कुल आ रहा है। अब आप मुझे बताओ आपके यूनिवर्सल सेट में कितने आ जाएंगे। हम 85 में से 60 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 25। तो इट मीन्स यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 25 एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है इफ 10 बॉयज पार्टिसिपेटेड इन अ किरत, ठीक है, कंपटीशन अमंग देम हानी, जुबैर एंड हैदर रिसाइटेड इन नफी किरत स्टाइल एंड अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली रिसाइटेड इन अल किसाई किरत स्टाइल, वाइल हसन, जाफर एंड उस्मान रिसाइटेड इन अल कूफी किरत स्टाइल. Represent boys participated in Nafi, Al-Kisai and Al-Kufi style by sets A, B and C respectively. Find the tabular form of A, B and C. अब मुझे ये तो पता चल गया है जो मेरा सेट A है वो अल-नाफी है, ठीक है, सेट B जो है मेरा वो अल-किसाई है और सेट C जो है वो मेरा अल-कूफी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दूंगी। जब मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा दिया। ए कौन सा था जो आपके पास क्या कर रहे थे, अल-नाफी किरत स्टाइल में कर रहे थे, वो हैं हानी, जुबैर एंड हैदर। इसी तरह जो अल-किसाई में कर रहे थे वो हैं अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली, ठीक है। और जो आपके पास अल-कूफी स्टाइल में कर रहे थे वो है हसन, जाफर एंड उस्मान, ठीक है। या आपने टेबुलर फॉर्म में उनको लिख लिया है। सेकंड में कहा था कि आप इसको वेन डायग्राम में शो करें। आपके पास 3 सेट सामने हैं, क्या इन तीनों सेट में कुछ भी कॉमन है? नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, ठीक है। आपने अलग अलग करके डिसजॉइंट सेट्स बना दिए। अब आपको थर्ड पार्ट में कुछ दिया हुआ है, आपने वो फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले दिया है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट निकालें। B इंटरसेक्शन C, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट। इस C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने यूनिवर्सल में से इन सबको माइनस कर देना है, B इंटरसेक्शन C को। और यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल आपका कंप्लीट सेट होता है। तो ये कंप्लीट सेट मेरा यूनिवर्सल है, इसमें से मुझे B इंटरसेक्शन C को माइनस कर देना है। जब मैं B इंटरसेक्शन C को माइनस करूंगी तो B इंटरसेक्शन C में तो कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब आंसर मेरा यूनिवर्सल ही आएगा। मैंने यूनिवर्सल लिख दिया, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट में और ए सेट में क्या इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन। तो दोनों में क्या कॉमन है? हानी, जुबैर एंड हैदर। तो मेरा आंसर क्या आ गया है? हानी, जुबैर एंड हैदर, ठीक है। सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट है। पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लोगे, जो आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका है A माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी अगेन एम्प्टी सेट आ जाएगा। A में से उसको माइनस करोगे तो सिर्फ A के एलिमेंट्स रह जाएंगे जो कि हानी, जुबैर एंड हैदर हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट इसका हो जाता है। लास्ट पार्ट में आपके पास इसका गिवन है A माइनस A यूनियन B। पहले A यूनियन B फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों का यूनियन आ जाएगा। अब A में से जब A यूनियन B निकालूंगी, ये A है, इसमें से ये निकालूंगी तो A में कितने बच जाएंगे? A में तो कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि हानी, जुबैर एंड हैदर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपने ये वेन डायग्राम के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 100 कैंडिडेट्स वर अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ विच 45 कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 40 इन साइंस एंड 50 इन हेल्थ। इफ 12 वर पास्ड इन मैथ्स एंड साइंस, 15 इन साइंस एंड हेल्थ, 20 in health and mathematics and 5 were passed in all 3 subjects. पहले तो आपने ये बताना है above information by drawing Venn diagram, okay. Then how many candidates were passed at least one subject, कोई एक भी पास कर लिया, और did not pass any subject। तो ये आपको मैं अगेन याद कराऊँ, हमने अपना जो एक वीडियो ट्यूटोरियल है, आपका लेक्चर है जिसमें आपने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 and 14 किया हुआ है, सेम एज इट इज़ ये वैसा ही है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखा, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 100 थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स 45, इन साइंस 40, इन हेल्थ 50,
एम इंटरसेक्शन एस बी दिया हुआ है, मैथ्स एंड साइंस को रिप्रेजेंट किया है, साइंस एंड हेल्थ को रिप्रेजेंट किया है, हेल्थ एंड मैथ्स को रिप्रेजेंट किया है, और कुछ तीनों में भी हैं जो तीनों में क्लियर कर चुके हैं, तीनों को पास कर चुके हैं। इट मीन्स देयर इज एन ओवरलैपिंग सेट। जब तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ओवरलैपिंग सेट बन जाता है। मैंने यहाँ पर आपके पास एक बड़ा सा ओवरलैपिंग सेट बना दिया है, जिसमें फर्स्ट फिगर मेरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ की है, एम की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हेल्थ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉमन पोर्शन लिखते हैं, मिडिल वाला। तो तीनों में क्या कॉमन है, 5। मैंने सबसे पहले 5 लिखा है। ठीक है, जब आप अपनी वीडियो ट्यूटोरियल जो आपका 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 और 14 का है उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो सके। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है आपने, और कॉमन पोर्शन लिखने। अब एम और एस में क्या कॉमन था, एम और एस में कॉमन थे 12, लेकिन 12 में से तो 5 यहाँ मिडल में आ गए हैं, तो मैंने 12 में से 5 माइनस किए, तो बाकी कितने रह गए, 7। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एस और एज की बात हो रही है, हेल्थ की। इसमें क्या कॉमन थे, 15। मैंने 15 में से कौन से माइनस किए, 5, तो कितने रह गए, 10। इसी तरह अब मैंने मैथ्स और हेल्थ में देखना है, मैथ्स और हेल्थ में कितने कॉमन थे, 20। 20 में से अगेन मैंने क्या माइनस किए, 5, तो क्या रह गए, 15। इसका मतलब मुझे कॉमन तो पता चल चुके हैं, अब मुझे इंडिविजुअल निकालना है कि ओनली मैथ्स, सिर्फ मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स पास हैं, सिर्फ साइंस में कितने स्टूडेंट्स पास हैं, और हेल्थ में कितने हैं। टोटल स्टूडेंट मैथ्स में कितने थे, 45 थे। इन 45 में से क्या माइनस कर दूंगी, 7 + 5 + 15, 27। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18। इसका मतलब 18 स्टूडेंट्स आर ओनली दैट पास्ड इन मैथ्स, 7 स्टूडेंट्स आर विच आर पास्ड इन मैथ्स एंड साइंस, और 5 ऐसे हैं जो कि तीनों में हुए हैं, और 15 ऐसे हैं जो मैथ्स और हेल्थ में हुए हैं। तो सिर्फ मैथ्स में कितने हैं, 18। इसी तरह मैंने अपने पास साइंस के भी निकाल लिए। साइंस के वैसे कितने थे, 40 में से क्या माइनस कर दूंगी, 7 + 5 + 10 दैट इज 22, तो 18 आ गए। ठीक है, और जब लास्ट देखती हूँ अपना हेल्थ का, तो 20 है आपके पास, 20 में से क्या माइनस कर दूंगी, 15 + 5 + 10 दैट इज 30। तो 20 ऐसे हैं जो कि हेल्थ में पास हो जाते हैं आपके। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया। अब मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो इनमें अपीयर्ड हुए हैं और पास भी हो गए। ठीक है, तो ये मैं टोटल करती हूँ, 18 + 7 + 18 + 15 + 5 + 10 + 20, कितने आ गए आपके, 93। इसका मतलब मेरे 93 स्टूडेंट्स इस जो आपके पास ओवरलैपिंग सेट बन रहा है इसमें आ रहे हैं। टोटल कितने थे, 100। तो 100 में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, 93, तो बाकी कितने रह गए, 7। वो 7 एलिमेंट्स मेरे अब यूनिवर्सल में रह गए बाकी। ठीक है, आते तो यूनिवर्सल में सारे ही हैं, लेकिन 7 ऐसे हैं जो कि पास ही नहीं हुए, ये तो सिर्फ पासिंग वाले थे, ये पास होने वाले नहीं थे। ठीक है, तो आपके पास वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई। सेकंड में उसने कहा था आप बताएं एटलीस्ट एक में पास हुआ हो, तो मैंने एटलीस्ट एक में ये जो आपके पास ओवरलैपिंग सेट था इन सबको ऐड करके दे दिया। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक में भी पास है, कम से कम एक में पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 में भी है या 3 में भी है तो इट्स ओके, तो कम से कम एक में या उससे ज़्यादा कितने में है, तो आपने इन सबको ऐड किया तो ये 93 आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट इसका पार्ट है कैंडिडेट्स डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया। पास करने वाले कौन से थे, जो इस ओवरलैपिंग में आ रहे थे। अब आपके पास पास करने वाले कौन से नहीं हैं, ऑब्वियसली 100 में से क्या माइनस कर दूंगी, 93। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी, तो 100 - 93 दैट इज 7। इट मीन्स 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पास या क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी एक्सरसाइज जो थी रिव्यू की, रिव्यू 3, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 5 एंड ऑल्सो विद 2। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इशू होता है आपने पूछ लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि फर्दर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।